हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, हेलो, आ गया? हाँ जी, सिचुएशन आ रहा है मैम। ये देखो, रिसीवर दिखाइए मैम, रिसीवर जिसमें डिस्प्ले आता है ना। ये रहा। बोलना मैम। हेलो, हेलो, ये रहा रिसीवर। आ गई? कनेक्ट कैसे है मैम? ये वायर के थ्रू हाँ, ये वायर के बैक साथ। साइड में लगा मैम, निकालना एक बार इसको। अच्छा, एक मिनट। मैम इसके ना हेलो, 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 आ रही है सर आवाज़? आ गया मैम। आ गया, ठीक है। अब सुनाई दे रही है सबको? अभी वायर अभी ना चेक करो आप एक बार मैम, एक चेक कर देंगे। अच्छा, ठीक है। आ गया मैम, ओबीएस में तो आ गया। अच्छा, और क्लास में? मॉनिटर कर देंगे एक बार, सामने क्या हो गया। हेलो, आ गई अभी? हाँ आ रही है मैम, अभी अभी आ रही है? अभी तो आ रही है। अब सबको सुन रहा है? ये ऐसा तो नहीं है कि माइक में चार्जिंग ना हो, पर ये तो लगा हुआ था सुबह से। चार्ज तो है ना। चार्ज तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने तो लगाया हुआ था, ये सुबह से इसी में सीपीयू में लगा रहता है हमेशा ही। हेलो, हेलो, दो माइक हैं, दूसरे वाले से करके देखो।
कंप्यूटर माइक ऑन कर लीजिए मैम। चेंज कर देना। हेलो बोलिए। हेलो, अभी आ रही है? अब आ रही है सर? अभी चेक कर लेना। हाँ जी। अभी तो आ रहा है मैम वॉइस। ओके। मैम आप कंटिन्यू करिए एक बार, देखते हैं कैसे। ओके, ठीक है। हाँ। Hello everybody, good evening once again. अभी वॉइस आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। चलो, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये जर्नी इन इटसेल्फ 1 साल का होता है, हमारा प्रिपरेशन का जो फेज़ होता है। तो उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि आज हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, अगले दिन फिर हमें ऐसे इशू आने लगता है कि नहीं, शायद हम ठीक नहीं कर रहे। तो इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स, इन सब से कैसे डील करना है। अभी जब हमने देखा जो हमारा फ़िलहाल 2026 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, वो काफ़ी डिफरेंट सा था, है ना। थोड़ा डिफ़िकल्ट था, एक अनप्रिडिक्टेबल सा एग्ज़ाम था कि हमें नहीं आइडिया था कि इस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। लास्ट 2 साल से 2024 और 25 में जिस तरीके का पेपर आया था, उससे बहुत डिफरेंट था। जैसे 2023 में आपने नोटिस किया होगा, एकदम से पैटर्न चेंज था, है ना। और अभी 2026 में फिर से हमें दिखाई दिया कि फिर से पैटर्न में कुछ बदलाव है। तो इन चीज़ों से भी कैसे हमें निपटना है, कैसे हमको अपने आप को हर तरीके से रेडी करना है, वो हमें बात करनी है आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, हम उस एग्ज़ाम को समझें कि यूपीएससी एक्चुअली हमसे डिमांड क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग का है कि आप लोग समझ पा रहे हो जो भी आप पढ़ रहे हो, हमको क्लैरिटी है। ये एग्ज़ाम एक क्लैरिटी का है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का है। अगर हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर हमें कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, तो फिर क्वेश्चंस को आंसर करना, उनको समझना डिफिकल्ट है। ये बात तो सब मानते हैं, है ना। और जिस तरीके का अभी प्रीलिम्स का पेपर आया था, जिस तरीके से अभी प्रीलिम्स का पेपर आया था, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बगैर उस पेपर को हैंडल करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। दूसरा, कॉमन सेंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं होते, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं उनके बियॉन्ड होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर हैं, वो हमारी इन जनरल एक नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, हम अच्छे से देखते हैं या नहीं देखते। तो ये ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उसको चेक करता है, हमारी कॉमन सेंस को चेक करता है। जैसे आपको अगर याद होगा तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे खाने के स्नैक्स होते हैं उनके पीछे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी होती है। अब इस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी बुक्स में नहीं होते कि हमें पॉइंट वाइज दिया हो बुक्स में कि खाने की जो पैकेट्स होते हैं, हमारे ईटेबल्स होते हैं, उन पे क्या क्या होता है। वो तो हमने अगर खाया है, तो अगर हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने खुद से फिगर आउट किया होगा कि ये सब था, तो हम उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो है तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हमने जितना भी पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ा या एनसीईआरटी पढ़ा, जो भी पढ़ा, क्या हम उस नॉलेज को, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स समझते हैं,
जो भी हम फैक्ट्स अक्वायर करते हैं, क्या हम उन चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में? और ये दोनों ही एग्जाम्स में एप्लीकेबल है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू में तो है ही, कि क्या हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। और दूसरा है पेशेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर का तो एग्जाम का ही साइकिल है, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर पर्सनालिटी टेस्ट और रिजल्ट तक ऑलमोस्ट मोटा मोटा 1 साल लग जाता है। और उससे पहले से भी आप लोग जैसे अभी कॉलेज गोइंग हो तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो 2.5-3 साल का टाइम गैप तो उसमें भी है। तो पेशेंस तो चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। तो ये सब यूपीएससी के बारे में है। अब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी फेलियर्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये तो है ही कि बहुत कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अनसर्टेन भी है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एनालाइज करें तो हमारी स्ट्रैटेजी भी तो गलत हो सकती है। कुछ कुछ पार्ट्स पे हम भी फॉल्टर कर सकते हैं, है ना, कि हमारा पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था, शायद हमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं समझा, है ना, ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फिर पुअर रिवीजन, मे भी हमने चीज़ों को पढ़ लिया था, लेकिन एग्जाम लेट से प्रीलिम्स मई में होता है, तो मई से पहले वो जो ऐसे बोलते हैं कि रेस से पहले भागने वाली चीज़, अपनी स्पीड बढ़ाने वाली चीज़, क्या पता वो कम हो, हमने रिवीजन पे उतना फोकस ना किया हो, प्रैक्टिस पे उतना ध्यान ना दे पाए हो, तो इस वजह से भी फेलियर्स आ जाते हैं। फिर क्या है, जो एग्जाम का डे होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको रेप्लिकेट करना भी डिफिकल्ट है। और एग्जाम के डे पे माइंडसेट थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि उसके साथ स्टेक्स जुड़े हुए हैं, है ना, उसके साथ होप्स भी जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उस स्टेज पे, उस डे पे पैनिक, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लूज करना, ये नॉर्मल है, होता है सबके साथ। लेकिन इस चीज को हम हैंडल कैसे कर पाते हैं, इसके साथ हम डील कैसे कर रहे हैं? अगर हम उस दिन पैनिक हो जाते हैं तो हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं, और आगे जाके एग्जाम में
करवा दिया। हो गया। हो गया, हाँ। चल हेलो, हेलो, आ गई आवाज? जाएगा। हाँ जी, क्लास में सुन रही है, ये देख लो। हेलो, मैम आप कंटिन्यू करना। हेलो, 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 आ गई सब? मैं क्लास में सुन रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, सॉरी एवरीबॉडी, अभी इशू रिजॉल्व हो गया फाइनली एंड होपफुली। ठीक है, अच्छा, तो हम कहाँ थे? अबाउट वाई फेलियर्स हैपन, ठीक है। और हम लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, आई विल नॉट रिपीट इट, ऑलरेडी काफी टाइम चला गया आपका, बट कोई नहीं। लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट, ये क्या होता है? हम प्रिपेयर करते हैं, हम तैयारी करते हैं, तो हम अपने आप को असेस नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। हम पढ़ रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी गलत है या नहीं, ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी भी लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट की तरफ की वजह से ही होती है। और ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता, इसीलिए हम ठीक से असेस नहीं कर पाते। क्योंकि हमें अगर मालूम होता तो हम ऑलरेडी उसको ठीक कर लेते। तो अब इसीलिए हम ये क्लासेस करते हैं, ताकि मैंने जो गलतियां की थी वो मैं बता सकूं, या फिर मुझे कोई अच्छी बेटर स्ट्रैटेजी पता है वो मैं बता सकूं, है ना। अब क्या है कि मान लो बाय चांस ऐसा हो जाए कि हम या तो एग्जाम दें तो हम फेलियर फेस करते हैं अगर, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी वर्थ को क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम सच में एग्जाम हम दे रहे हैं, आर वी केपेबल कि हम इसको कर पाएंगे या नहीं। तो एक सेल्फ वर्थ एसोसिएट हो जाती है एग्जाम के साथ, है ना। या फिर सेल्फ एस्टीम इशू आ जाता है, हमें बुरा लगता है, हमारे एस्टीम को मतलब हमें फर्क पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो मेहनत की थी लेकिन उसके बाद भी फेलियर हो गया, उसके बाद भी एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाए। तो हमें ऐसे लगता है कि शायद हम, जैसे मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मैं भी इस प्रोसेस से निकली हूँ, बहुत सारे फेलियर्स फेस किए हैं। तो उस समय पे ऐसे लगता था, अपना कॉन्फिडेंस लूज होता था, अपने आप को क्वेश्चन करते थे, अपने खुद को क्वेश्चन करते थे कि एम आई वर्थ इट, या फिर डू आई इवन डिजर्व इट, कि क्या मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, है ना। ऐसे ऐसे सवाल आते थे, और फिर ये सवाल जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिर जाता है, बिल्कुल गिर जाता है। ऐसे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं, इस तरीके के ख्याल आते हैं। ये होता है फेलियर्स के साथ, बहुत लोगों के साथ होता है। आपने भी देखा होगा कि यूपीएससी से पहले अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें आपने कोई काइंड ऑफ फेलियर फेस किया होगा, तो आपको भी ऐसे लगा होगा, है ना। और हम कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि हमारे पीयर ग्रुप होते हैं। हो सकता है कि, आई होप वॉइस अभी क्लियर है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम ओके, तो हम कंपैरिजंस भी करते हैं। अब हमारे पेयर ग्रुप हैं, उनको वो एग्जाम कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने तो इतना पढ़ा था, मैंने इतना पढ़ा था, सेम ही तो था, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये चीजें एसोसिएट हो जाती हैं, और ये बहुत मेंटली टायरिंग होती है, इन चीजों को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज सब समझ नहीं पाते कि हम किस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं, सबको नहीं पता होता, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, हम खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो डिफिकल्ट होता है। इस फेज से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अप्स एंड डाउन्स में जब इस फेज से डील करना सीखते हैं, वो खुद ही सीखते हैं, इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, इसका शायद कोई तरीका भी नहीं होता, ये
अपने खुद की मैनेजमेंट होती है, क्योंकि मैं अपने आप को समझूंगी। पहले तो मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि शायद वर्थ ही नहीं है, एस्टीम इश्यूज हो जाते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसी चीजें लगती हैं। फिर उसके बाद इन्हीं चीजों को आके लेके जाना है, इनको कम करना है और अपने वर्थ ढूंढनी है, जो एक एग्जाम के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम इतने लंबे टाइम से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हो जाता है। वो एसोसिएशन विद द एग्जाम, एसोसिएशन की फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसी के बाद हम अच्छे हैं अदरवाइज नहीं है, ये एसोसिएशन हो जाती है। जानबूझ के ऐसा हम नहीं करते, लेकिन ये करनी नहीं चाहिए, है ना। ये सबको पता है कि करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो इन चीजों से डील करना, ये भी, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अभी देखो कैसे डील किया जाए। मान लो बाय चांस ऐसा होता है, अभी तो आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, ऐसा ना हो, लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए, बहुत कॉम्पिटिटिव है, इट इज नॉट एन इजी एग्जाम, ये भी हम बोल सकते हैं, और हो जाता है ऐसा, तो हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना भी जरूरी होता है ना। तो अगर बाय चांस ऐसा हो, या फिर आपके मॉक पेपर्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर एग्जाम आपने कोई और एग्जाम दिया था वो अच्छा नहीं हुआ, जैसी भी कंडीशन है, सबसे पहली चीज तो होती है एक्सेप्टेंस, कि अब ऐसा हो गया है। यू क्राई अबाउट इट, ठीक है, यू फील बैड, ओके, ये भी है, इसको भी रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। सोचो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, लेकिन अभी एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, कि ये हो तो गया है, अब आगे बढ़ना है ना, मूविंग ऑन, ये करना है। थोड़ा सा पॉज लो, 4-5 दिन ब्रेक लो, और उसके बाद ये सबसे जरूरी है, एनालाइज करो, सोचो, कॉम्प्रिहेंड करो कि ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजंस ढूंढो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम कहते हैं लक एसोसिएटेड है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई रीजन जरूर मिल जाएगा। शायद स्ट्रैटेजी, या फिर रिवीजन, या फिर पढ़ने का तरीका, या फिर टाइम टेबल, कुछ भी, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, है ना। उसके ये एक्सेप्टेंस और एनालिसिस, ये ऑलमोस्ट साथ साथ आता है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो हम शायद किस्मत पे डाल देते हैं, लेकिन एक बार एक्सेप्टेंस आएगी तब भी हम एनालाइज भी कर पाएंगे कि चलो हम अपना पेपर खोल के देखते हैं, सोचते हैं कि कहाँ कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करेंगे ही, है ना। एनालाइज अब क्या करना है, तभी बोलते हैं कि एनालाइज कर लो अपनी मिस्टेक्स, लेकिन क्या और कैसे, हाउ, व्हाट टू एनालाइज, क्या करें। मान लो प्रीलिम्स का आपने कोई मॉक पेपर दिया, ठीक है, अब इसी पेपर में क्या एनालाइज करोगे। लेट्स से आपने मार्क्स स्कोर किए 60 या फिर 50, बहुत कम मार्क्स आए आपके, तो इस मॉक पेपर में आप क्या एनालाइज करोगे, है ना। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या हमारी नॉलेज कम थी, ठीक है, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस गलत हुए, या फिर जो टेस्ट सीरीज है हमने क्या वो कम लगाई, उनको अच्छे से एनालाइज नहीं किया, क्या हमने यहां से सीखा नहीं, है ना, या फिर हमारा एटीट्यूड, क्या वो उतना फॉरवर्ड लुकिंग, या फिर उस एटीट्यूड में कोई डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, ये एनालाइज करेंगे, राइट। अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी देखेंगे कि क्या वो रिवीजन स्ट्रैटेजी ठीक थी या नहीं थी, क्या उस रिवीजन स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्या और ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। मैंने 2 रिवीजन किए थे, मुझे 4 करने चाहिए या 5 करने चाहिए, शायद मेरे रिवीजन की वजह से नॉलेज की कमी है, या फिर मेरी प्रैक्टिस में कमी है ना। कंटेंट हो सकता है जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक ना हो, या फिर आपके पास कंटेंट कम हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप नॉलेज गैदर करोगे, आप कॉन्सेप्ट्स समझोगे, तो इन सभी चीजों के लिए कंटेंट तो होना चाहिए। ये तो एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है। इसके आगे तो हम, एक बार हमने सिलेबस देख लिया, उसके बाद तो हमें कंटेंट ही चाहिए, उस कंटेंट को इन डेप्थ समझना है, उसी कंटेंट को अप्लाई करना है एग्जाम में। क्या पता यही कम हो, या फिर ये जो है वो आपके लिए काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। और आपकी स्ट्रैटेजी
हो सकता है स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस की जरूरत हो, मे बी कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ कमी हो। जैसे मेरे केस में अगर मैं बताऊं तो मेरे इकोनॉमिक्स कमजोर थी जब मैंने 2024 में एग्जाम दिया था, और उससे पहले भी, तो इकोनॉमिक्स बहुत ही वीक सब्जेक्ट था। ज्योग्राफी स्ट्रांग था, तो मैंने एनालाइज कर लिया कि ज्योग्राफी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स वीक है, पॉलिटी को भी ब्रश अप करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब मैंने एनालाइज कर लिया, मैंने एग्जाम दिया 2019 में भी दिया था, उस टाइम पे भी मैंने फिर अपना प्रीलिम्स का पेपर निकाला, उसको एनालाइज किया कि हाँ मैंने इसलिए मिस्टेक्स की हुई हैं, ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी, मेरे नॉलेज में भी कमी है, अभी मुझे और इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मेरी इकोनॉमिक्स वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पॉलिटी उनके क्वेश्चंस में भी 60-40, 60 ठीक है, 40% गलत है, तो वो भी गलत है, मेरे बेसिक क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं। तो उस तरीके का एनालाइजिंग अपनी करनी है हमको फेलियर्स के बाद। लेट्स से हमने कोई एग्जाम दिया, वो नहीं हुआ, तो उसके बाद ये सारी चीजें एनालाइज होंगी। और ये एनालाइज हम कब करने बैठेंगे, जब एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, लेकिन अब इससे बाहर भी निकलना है ना। अब इसी में तो नहीं रह जाना है कि सिर्फ यहीं पे हम बैठे हैं, इसी को बार बार सोच रहे हैं, इसी को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, इसी इधर से मूव ऑन करना है। एक्सेप्टेंस से ही मूव ऑन हो पाएगा, इधर से आगे बढ़ना है। ठीक है, अब एक बार एनालाइज कर लिया, अब क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से डिजाइन करना है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना है, अपने तौर तरीकों को रिवाइज करना है कि हम प्रीलिम्स के लिए क्या करेंगे, मेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों की प्रिपरेशन किस तरीके से जाएगी, मेथड, या फिर कहां से करेंगे, फ्रॉम वेयर, ये सब सोचना है, ये सारी चीजें डिजाइन करनी है बिफोर हैंड। इससे क्या होगा, हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमको पूरे 1 साल का एक मैप भी मिल जाएगा कि हाँ मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मई में है, लेकिन उससे पहले मुझे मेंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स में हो सकता है ना काम आए, हो सकता है काम आ जाए, लेकिन मैं उनको प्रीलिम्स और मेंस के 2 मंथ्स में कवर करने लगेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे, राइट, समय लगता है ना, क्योंकि तो अगर बिफोर हैंड प्रिपरेशन होगी तो ही तो उसको कवर कर सकेंगे। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करना है एक बार फिर से, क्या कि प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रैटेजी ही क्या होगी, शेड्यूल कैसा दिखेगा, टारगेट्स को कैसे मीट करना है, टारगेट्स बनाने कैसे हैं, डेली बनाने हैं, मंथली बनाने हैं, इसके बारे में हमने बात भी किया था एक लेक्चर में, आई गेस, है ना। टारगेट्स कैसे होंगे, डायरेक्शन कैसे होगी। मैंने एनालाइज कर लिया कि मेरी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, पॉलिटी भी अच्छी नहीं है, तो अब मैं सबसे पहले अपने डायरेक्शन में, अपने टारगेट्स में यही लिखूंगी कि मुझे पहले इकोनॉमिक्स करनी है। अब उसमें चाहे मुझे 1 मंथ लग जाए, 25 डेज लग जाए, वो मैं अपने टारगेट्स में लिख लूंगी। 25 डेज में मुझे पॉलिटी अच्छे से करनी है, इकोनॉमिक्स अच्छे से करनी है, कॉन्सेप्ट समझ के करना है, रटना नहीं है, क्योंकि अगर मैं फिर से उसको रटने बैठूंगी तो क्या होगा, मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आए, मैं फिर से भूल जाऊंगी, वो रिवीजन के टाइम पे वो फिर से उसको रीड करने वाली बात हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो मैं इंटरलिंक नहीं कर पाऊंगी, तो वो इकोनॉमिक्स एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। उस फेज से निकलना है मुझे। तो अब मैंने रीडिजाइन कर लिया कि मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूं तो उसको जब तक पूरी तरह से समझ नहीं लेती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, यही है स्ट्रैटेजी। ये तीनों चीजें बराबर ही हैं। बिना डायरेक्शन के, बिना स्ट्रैटेजी के टारगेट्स नहीं बनेंगे, बिना टारगेट्स और स्ट्रैटेजी के डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो ये इंटर रिलेटेड ही है, तीनों एक साथ बनाने, सोचना है, जो एनालाइज किया है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और क्या है, अपने सोर्सेज डिवाइस करने हैं कि हमने सोच लिया कि मुझे हिस्ट्री यहाँ से करनी है, ये मेरे क्लास नोट्स हैं, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ये स्पेक्ट्रम है, ये मैंने ऐसे कर दिया, अब ये मेरी हिस्ट्री तैयार हो गई। इसके बाहर मुझे नहीं देखना, इसके बाहर अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
तो पहले ही लिख लिए कि ये है मेरे सोर्सेस, इसके अबव एंड बियॉन्ड मैं नहीं जा रही, है ना। और माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट तो हमने अपना ऐसा बना लिया था जहां पे हमने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, इसको रीगेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें हो जाएंगी, करेंगे ही हम ऑब्वियसली, लेकिन इसके बिना कैसे करेंगे अगर माइंडसेट ही अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। एटीट्यूड, एक ऐसा एटीट्यूड जो हार नहीं मानता, है ना, जो आगे बढ़ता है, एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है। और ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो ये कॉन्फिडेंस भी वापस से कब आता है, जब हम इस पे कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये हमारे सोर्सेज हैं, इसी पे स्टिक करना है और ये इनफ है, ठीक है। मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस तरीके के, जैसे मान लो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कोई, मान लो लेट्स से आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आपको जितना कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट जितने क्लियर है ना, उतने ही बाकी में भी हैं, या हो सकता है ऑप्शनल में भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो भी करने हैं। जब वो क्लैरिटी होगी तो ये भी बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि इससे बियॉन्ड क्या ही आएगा, है ना। और अगर इससे बियॉन्ड कुछ आ रहा है तो वो सभी के लिए बराबर है, वो ऐसे तो है नहीं कि वो आप ही के साथ है, वो तो सबके साथ है। तो जैसे सब डील करेंगे उतने ही काम एटीट्यूड के साथ आप भी डील कर लोगे। तो ये कॉन्फिडेंस आता इसके साथ भी है, लेकिन इसके आने से पहले थोड़ा हद तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम फिर छोड़ देंगे, कंसिस्टेंसी लूज कर देंगे, डिसिप्लिन नहीं रख पाएंगे, है ना। अब क्या है, अब सक्सेस कैसे आएगा, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट कि इसको 5-6 टर्म्स में डिफाइन कर दो कि ये करने से हो ही जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर ऑफ लक है, कंसिस्टेंसी है, एटीट्यूड है, ये सब मैटर करता है, डेस्टिनी है, ये करता है, लार्जर स्फेयर पे मैटर करता है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो एक तो कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ लिया और अब मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत सारा पढ़ लिया तो कल मैं कम पढ़ सकती हूँ। कंसिस्टेंट रहना है, मैं आज 7 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं 7 घंटे 1 महीने के लिए पढ़ रही हूँ, ये कंसिस्टेंसी है। मैंने आज 4 घंटे पढ़ा, नेक्स्ट डे मैंने 9 आवर्स पढ़ा, फिर मैंने 3 आवर्स पढ़ा, फिर मैं 10 आवर्स पढ़ने बैठ गई। दिस इज नॉट द वे, ऐसे अच्छा नहीं होता, ऐसे कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। ये वाला दिन तो आप कुछ मानोगे ही नहीं, ये वाला दिन आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ऐसे ही होने चाहिए सब दिन ऐसे है नहीं, कुछ दिन 4 घंटे, कुछ दिन 3 घंटे है। दिस विल नॉट ब्रिंग कॉन्फिडेंस, दिस विल नॉट ब्रिंग रिजल्ट्स ऑल्सो, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप 6 घंटे पढ़ लो, हर रोज पढ़ लो, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, इसको आप बढ़ा सकते हो। लेकिन ये ऐसी हैफ हैजर्ड कि आज 4 आवर्स, देन 9 आवर्स, फिर 3 आवर्स, फिर 10 आवर्स, इसको बढ़ाना घटाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हमारे पास बेंचमार्क ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 1 साल की प्रिपरेशन है, लेट्स से आप लोग कॉलेज में हो, 2.5 years की प्रिपरेशन है, लेकिन वो प्रीलिम से पहले अगर हम उस 1 साल को देखें, उस 1 साल के टाइम में हमको रोज कंसिस्टेंट रहना है, हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, होगी लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, देन इज पेशेंस। ऑब्वियसली इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि हाँ आपके लिए ऑलमोस्ट 2.5 to 3 years की प्रिपरेशन है, पेशेंस के बिना सस्टेन करना ही बहुत डिफिकल्ट है, और ऑन एवरेज भी एग्जाम का प्रोसेस भी बहुत बड़ा है। तो ये तो इस प्रोसेस को ही सस्टेन करने के लिए चाहिए, है ना। तो इसके बारे में तो पता ही है कि ये तो रखनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर अडेप्टेशन, अडेप्टेशन कैसे, देखो क्या है, 2023 में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है ना, वो only 1 only 2 वाले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए,
अभी 2026 में फिर से हमें दिखाई दिया, पैटर्न तो चेंज हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि 2027 में ऐसा ही पेपर आएगा, 28 में ऐसा ही आएगा, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हम प्रिपेयर तो करेंगे, हम उसके लिए तैयारी तो रखेंगे। तो ये है अडेप्टेशन। ऐसा नहीं है कि अभी भी 2024 में 5 में जैसा पेपर आया था उसी के हिसाब से हम 27 को प्रिपेयर करें। अगर ऐसा पेपर आएगा तो उसके लिए भी हम रेडी हैं, है ना। इसीलिए अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चंस लेट से 2015 में आते होंगे, 10 साल बाद 2025 में वैसे नहीं आए होंगे। थोड़ा स्कोप बढ़ा होगा क्वेश्चंस का, डिफिकल्टी बढ़ी होगी, है ना। तो अडेप्ट किया इन सालों के बीच में। जब पेपर जो सेट कर रहे हैं, यूपीएससी भी तो अडेप्ट कर रही है विद चेंजिंग टाइम्स, तो हमें भी अपने प्रिपरेशन को चेंज करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है ना। अगर हम एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं यही एक सटीक स्ट्रैटेजी है, तो वो फिर काम नहीं करती। पहचानना पड़ेगा कि इस बार ऐसा पेपर था, इसके लिए तैयारी कैसे की जाएगी, है ना। फिर है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस तरीके से, ये नहीं कि वो ऑनेस्टी विद योर सेल्फ, नोइंग कि हम फॉल्टर कहाँ कर रहे हैं, नोइंग कि आज हमने कल पढ़ाई की है, हमको इसको भी कंपनसेट करना है और आगे ये गलती नहीं करनी। ये ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी विद योर शेड्यूल, विद योर मिस्टेक्स, कि हाँ ये गलती थी, ये नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम। पहचानी उसको, एक्सेप्ट किया कि ये गलत था, ऐसे नहीं करना, दिस कैन नॉट बी द शेड्यूल, दिस कैन नॉट बी द वे जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लक आई बिलीव कि होता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ना मानते हो, बट डेस्टिनी लक थोड़ा बहुत रोल हो सकता है इनका भी, है ना। एंड देन मेंटल स्टेबिलिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम है, लंबा टाइम फ्रेम है। इस टाइम के बीच में अप्स डाउन्स आ रहे हैं, कोई दिन हमारा नहीं अच्छा जा रहा, किसी दिन हमको सब्जेक्ट्स ही समझ नहीं आ रहे, ये भी पता नहीं चल रहा कि हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, डिज़ाइन कैसे होना चाहिए हमारे शेड्यूल का। तो वो थोड़ा सा टैक्सिंग तो हो जाता है ना, दिमाग के लिए थोड़ा काम, पीस ऑफ माइंड हिल जाता है, लेकिन उस बीच में भी अपने आप को वापस लेके आना है। ये मेंटेन करते हैं तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। वी आर ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ, कंसिस्टेंट हैं, पेशेंस हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि शांत है, काम है। नहीं तो मुश्किल हो जाता है। एवरी अदर डे अगर हम परेशान हो जाएंगे, अपने आप को ही समझाते रह जाएंगे, तो फिर ये सब कब करेंगे। इस सब को मेंटेन करने के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, आप डाउट्स पूछ रहे हो, अभी मैं यहाँ हूँ तो इतनी दूर से मुझे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आप लास्ट में डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। नहीं तो वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्च देम, ठीक है। तो आप लास्ट में पूछ लेना। लक के बारे में मैं इतना डिस्कशन इसीलिए नहीं किया बिकॉज कुछ सेक्शन ऑफ पीपल डू नॉट बिलीव। एक चीज तो है कि ये सब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी मैनेज हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता होगा, 10%, 90% तो यही सब है। ये सब छोड़ के लक के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा बहुत रोल होता होगा, इसीलिए आई टेंड टू बिलीव इन दिस। आई डोंट नो, है ना, बट ये सारा तो 100% जरूरी है, राइट। अब ये चीजें हमको पता होनी बहुत जरूरी है कि वन मे फेल डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट। पॉसिबिलिटी तो है, इतना एक थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट भी है, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि हम डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट रह जाएं, है ना। वन मे सक्सीड आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स, ये तो देखते ही हैं। आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ देम, है ना। उसके बाद आई कुड मेक इट, तो ये भी। और
बहुत सारे टॉपर्स आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे 2023 आई गेस शक्ति दुबे मैम, उनका भी रैंक 1 था और आई गेस 5th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट ऐसा ही कुछ था। तो ये तो है ही, है ना। एंड योर वर्थ इज बियॉन्ड यूपीएससी। क्यों? क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि यू विल से कि अभी आफ्टर गेटिंग अ रैंक, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वर्थ यूपीएससी के बियॉन्ड होती है। पहले आई वुड ऑल्सो मेजर इट, जब कभी भी ऐसे होता था कि एग्जाम नहीं होता था तो मुझे भी ऐसे लगता था कि हाँ नहीं, मैं ही खराब हूँ, मेरी ही गलती है, ऐसा नहीं हो रहा है, होता है। लेकिन स्टिल हमें पता होना ज़रूरी है, उस सब फेज के बाद ये पता होना ज़रूरी है कि लाइफ इसके बियॉन्ड है। एग्ज़ाम होना एंड पॉइंट नहीं था, है ना। ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम उम्मीद करते हैं, हम फेथ रखते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं तो वी वांट इट, ऑब्वियसली नो डाउट इन दैट। लेकिन फिर भी अपनी वर्थ इससे मेजर नहीं कर सकते हम, क्योंकि लेट्स फेस इट, अनप्रिडिक्टेबल भी है, डिफिकल्ट भी है और कंपटीशन भी बहुत है। लेकिन इस सब के बीच में भी घबराना नहीं है ना, इस सब के बीच में भी डरना नहीं है, प्रिपेयर करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है और ये नहीं सोचना कि एग्जाम होगा तो ही हम अच्छे हैं, अदरवाइज वी आर नॉट वर्थ इट। अभी भी ऐसा हो सकता है कि अभी आई गॉट अ रैंक, लेकिन हो सकता है किसी का एग्जाम में लिस्ट में नाम भी ना हो, लेकिन मे बी वो मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग है। डज नॉट मीन कि उनकी वर्थ नहीं है जस्ट बिकॉज उनको रैंक नहीं मिली, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसमें बिलीव करती हूँ, एंड आई गेस अगर 2 या 3 अटेम्प्ट तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें प्लान बी भी देख लेना चाहिए। आई नो आप लोग बहुत स्टार्ट कर रहे हो, आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस, लेकिन फिर भी अभी हमने जैसे देखा कि किस तरीके से अभी प्रीलिम्स डिज़ाइन हुआ था, डिफिकल्ट था, अनसर्टेन था, बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिलेबस के दायरे से बाहर थे, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको, वो तो ऐसा था ही। इसीलिए इन अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए हम एक प्लान भी अपने लिए सोच सकते हैं, और सोचना चाहिए इफ 2 या 3 अटेम्प्ट्स आपके हो चुके हैं तो, ठीक है। आप इस बीच में साथ साथ कोई और स्किल भी एक्वायर कर सकते हैं, मे बी आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं या फिर कंसल्टेंट, एनालिस्ट, जो भी आपको सूट करता है। आई कैन नॉट टेल ऑल ऑफ दिस, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, मैंने 2-3 चीज़ें जस्ट लिख दी, लेकिन आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपने कौन सी डिग्री परस्यू की है उसके हिसाब से ये तो आपको पता होगा। जैसे फॉर मी, मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट के बाद आई टुक एन एडमिशन पीएचडी में, आई चोज अकेडमिक्स कि अगर थिंग्स डोंट फॉल इन प्लेस तो मैं पीएचडी करूँगी, एंड अभी मैं पीएचडी कर भी रही हूँ विच इज़ क्लोज टू कंप्लीशन, है ना। तो एक प्लान भी होना कॉन्फिडेंस भी देता है, हम साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, एफिशिएंसी भी आती है कि अब मैं 2 चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है और मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, तो इसकी भी पढ़ाई करनी है मुझे, तो दोनों चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैं और ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, मैं अपने टाइम को और अच्छे से मैनेज करती हूँ। तो दिस इज़ देयर, एक प्लान भी होने में कोई बुराई नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपका पूरा करियर सिर्फ एक एग्जाम पे बेस्ड नहीं होता, ठीक है। दिस इज क्वाइट लॉजिकल, आप सोच सकते हो, यू शुड थिंक अबाउट दिस। फर्स्ट अटेम्प्ट आप अच्छे से दो, पूरा प्रिपरेशन करके दो, इन केस अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आप इसके बारे में सोचें, ज़रूरी है, बिकॉज अगेन एग्जाम अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। अब ये आता है कि एक ऑलमोस्ट फुल प्रूफ प्लानिंग फॉर द एग्जाम कैसे करें, प्रिपेयर कैसे करें, एक पूरा सटीक प्लान बताना कि ऐसे करने से तो पक्का ही होगा, ये तो कोई भी नहीं बोल सकता, आई गेस तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लार्ज क्लेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में ऑल्दो हमने 2-3 वीडियोज़ में, 2-3 क्लासेस में शुरुआत में हम बात कर चुके हैं, एनसीईआरटीज, आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, टारगेट, शेड्यूल, उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल समराइज करने के लिए, क्योंकि अभी वो
बिट्स में है वो सब, है ना। तो सबसे पहले सिलेबस, ऑब्वियसली सबसे पहले ये देखना है कि सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है एग्जाम की, डिमांड क्या है एग्जाम की, ठीक है। सिलेबस समझने के बाद अपने स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी में क्या इंक्लूडेड होगा कि हमारे सोर्सेज क्या होंगे, हमारे कौन से सब्जेक्ट्स स्ट्रेंथ हैं, कौन से सब्जेक्ट्स वीकनेस हैं, हमारा ऑप्शनल क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या इसके लिए हमको, ये हमारा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या फिर एक ये नया ही सब्जेक्ट है, तो इसको प्रिपेयर कैसे करना है ना। टाइमलाइन सेट करना है। हो सकता है आप में से किसी को 27 में एग्जाम देना हो सकता है किसी को 28 में देना हो, तो आपको अपनी टाइमलाइन भी सेट करनी है ना। सिलेबस देख लिया, एग्जाम की डिमांड देख ली, स्ट्रेटजी देख ली, टाइमलाइन देख ली, और इस सब के साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट। अब ये इतना ज्यादा इस पे स्ट्रेस क्यों दिया जाता है? ऑल्दो ऐसा नहीं है कि अगर कोई 2021 में तैयारी कर रहा है तो वो उसको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन अब इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो वो था ऐसा कि आपको चीजें अगर याद हैं, आपको सिर्फ अगर फैक्ट्स पता हैं तो आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर नहीं पाओगे। आई विल शो यू 2-3 क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आपको भी लगेगा कि हाँ सिर्फ फैक्ट्स से तो इनको आंसर करना डिफिकल्ट है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, कॉमन सेंस जरूरी है उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो क्या है प्रिपरेशन? ये तो है डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट रहना है, टाइम टेबल फॉलो करना है, काम रखना है, माइंड डरना नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी तरफ से कोई लूज एंड्स नहीं छोड़ने, अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि मेडिवल हिस्ट्री पिछले कुछ समय से मेंस में नहीं पूछ रहे तो छोड़ देते हैं, ये नहीं करना बिल्कुल भी। क्या पता इस बार 3-4 क्वेश्चंस आ जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेट्स से इस बार ज्योग्राफी के तो एक ही क्वेश्चन आया था 100 में से, तो रहने देते हैं। नो, अपनी तरफ से लूज एंड्स नहीं छोड़ने। यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर 15 आ जाए, हमें कोई आइडिया नहीं है ना। ओके ठीक है, तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी कहीं पे भी। अब है सोर्सेस। सबसे पहले ये जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं उसके साथ साथ मैं बता रही हूं कि आपको एट द एंड क्या जरूरी है। आपके सोर्सेस मैप्ड हैं एंड लिमिटेड है, ठीक है। आपको पता है किस सब्जेक्ट के लिए क्या फॉलो करना है, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, ये वाली एनसीईआरटीज करनी है। पॉलिटी मैंने एनसीईआरटीज पढ़ ली, अब मैंने यहाँ से नोट बना लिया, अब शायद मुझे एनसीईआरटी दोबारा नहीं उठानी, अब मेरे क्लास नोट्स और लक्ष्मीकांत इनफ है। इस तरीके से आपके सोर्सेज मैप्ड हैं, आपको पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कहाँ से कवर करने हैं और वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए आप 5 किताबों से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी कंटेंट की कमी नहीं है बिल्कुल भी। आफ्टर ये डिजिटल एजुकेशन इतना बूम किया है, उसके बाद कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ज्यादा ही है, एक्सेस में है, तो उसको फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे हमने शायद लास्ट में भी डिस्कस किया होगा, कोई तो क्लास में पक्का ही डिस्कस किया होगा कि इट इज नॉट अबाउट कि आप 10 बुक पढ़ लो एक एक बार, इट इज अबाउट कि आप एक बुक पढ़ लो 10 टाइम्स। ये आपको ज्यादा फायदा देगी, इसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हमने देखा हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी बनती है, हम एक चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस सभी देते हैं और
ये आज के टाइम में इसीलिए ही इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि डिजिटल, सब कुछ डिजिटल आ गया है, तो अभी कंटेंट इतना सारा है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बेटर है। क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड कहीं और से पढ़ रहे होंगे उसी चीज को, आपको लगेगा उनका कंटेंट बेटर है, अब मुझे वो भी कवर करना है, मुझे तो वो फोमो हो जाता है ना, फोमो हो जाता है कि उन्होंने ये कर लिया मुझे भी करना है, नहीं तो क्या पता वहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, मैंने भी करना है। ये लिमिटेड रखने हैं क्योंकि एट द एंड फैक्ट्स इकट्ठे नहीं करने, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। फिर है, हाँ, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि ये सोर्सेज ऐसे नहीं रखने की इतनी सारी पीडीएफ्स पढ़ ली क्योंकि हमको एक फैक्ट, ये फैक्ट यहाँ से पता चल गया, ये फैक्ट यहाँ से पता चल गया, ये करंट अफेयर इधर से आ जाएगा तो हम भाग के मार्क कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई एंड ही नहीं है सोर्सेज का, कोई एंड ही नहीं होता कंटेंट का, कोई भी सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए लिमिट जितना करेंगे, जितना सफिशिएंट उसको रखेंगे उतना फायदा होगा, और उन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज करेंगे, इन्हीं सोर्सेज को बार बार रिवाइज करेंगे। जैसे मेरा एग्जाम था मई में, आई गेस 25 मई को था प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से पहले मैंने 5 रिविजन्स की थी, 5 रिविजन्स जनवरी से मई के बीच में 5 बार एक सब्जेक्ट को किया था, और सोर्सेज चेंज नहीं हुए थे। जो सोर्सेज जनवरी में थे वही सोर्सेज मई तक थे। वैल्यू एडिशन हो रही थी उनमें, मॉक टेस्ट कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, ये सब था। तो इन सोर्सेज में वैल्यू एडिशन हो रही थी लेकिन सोर्सेज चेंज नहीं हो रहे थे, और वैल्यू एडिशन भी इतनी ज्यादा नहीं होती में 10 चीजें आपने ऐड कर दी, कभी कभी होती है वैल्यू एडिशन, है ना। फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बताओ कि व्हाट वाज आई आस्किंग, हाँ, आपने 2026 इस बार जो प्रीलिम्स हुआ है वो देखा आपने? प्लीज टेल मी कमेंट्स में, आपने प्रीलिम्स देखा? मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो आपको उससे क्या समझ आया कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा है ना। अगर हम देखें, मुझे एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता लेकिन 30-70 तो पक्का ही होगा एग्जैक्ट रेशियो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन मैंने पेपर देखा था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सोचने वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, फैक्ट्स वाले क्वेश्चन कम है। अगर हम हिस्ट्री वाले पार्ट को हटा दें जहाँ पे हमें फैक्ट्स चाहिए, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा घराना कहाँ पे था, कैसे था, वो अलग चीज है। लेकिन फैक्ट्स वाले क्वेश्चन क्या इतने ज्यादा थे जितने कॉन्सेप्ट्स थे? बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी थे लेकिन वो डुएबल थे, है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि हमें फिगर आउट करना है। हमसे सटीक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हमसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें हमको एनालाइज करना है, जिसमें हमें लॉजिकली सोचना है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अगर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी हम हैंडल कर पाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन हमने लेट से पहले नहीं देखा होगा, लेकिन हमें मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कोर इन्फ्लेशन के बारे में, कोर इन्फ्लेशन के बारे में हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है, पर हमको कोर इन्फ्लेशन ये पता है कि होता क्या है। तो जब हम अपना ये देखेंगे ना ऑप्शंस, तो हम उसमें से एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पाएंगे कि ये कॉन्सेप्चुअली कोर इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन नहीं करता ये पॉइंट, इसीलिए ये गलत है। और ये पॉइंट इसीलिए ठीक है क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो होती है, जो डेफिनेशन है, जो जिस चीज के लिए उसको बनाया जाता है, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ फिट बैठ रहा है। तो हो सकता है आपने वो क्वेश्चन पहले नहीं किया लेकिन आप उसको आंसर कर पाए क्योंकि आपके बेसिक्स ठीक थे, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है ना।
अब सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमने इन्वायरमेंट नहीं की, हमने साइंस एंड टेक नहीं की, हमने एंशिएंट मेडिवल कम की, बस एक बार पढ़ के रख दी। हम नहीं कर सकते ऐसे। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज हमको देनी है, ठीक है? ओके, देखो हमारी क्या टेंडेंसी होती है। जनरली हम भी बात करते हैं एग्जाम में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको समझे बगैर बाकी सब्जेक्ट्स पहली बात तो समझना डिफिकल्ट है, और दूसरा इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मान लिया। लेकिन इन्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इन पे ज्यादा जोर देते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, IR, इन पे हम कम ध्यान देते हैं, है ना? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि इन पे कम क्वेश्चंस आते हैं, तो यहीं सारा टाइम डिवोट कर देते हैं। मुझे तो लगता है आई थिंक 70% ऑफ द टाइम इन्हीं सब्जेक्ट्स में डिवोट हो जाता है, और फिर उसके बाद एक एक दो दो दिन बाकी सब्जेक्ट्स को मिलते हैं। लेकिन एग्जाम में, प्रीलिम्स में आई गेस या तो 22 या फिर कुछ, इन सम ईयर मेडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे, और उस साल बहुत बच्चों ने इसको इग्नोर किया था, क्योंकि उससे पहले कई साल तक क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। मेडिवल हिस्ट्री से बहुत कम थे, एक दो थे, और एकदम से आ गए। ये कभी भी हो सकता है ना? इस बार भी साइंस एंड टेक के काफी सारे क्वेश्चंस थे। बहुत टेंडेंसी होती है कि साइंस एंड टेक का हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और हमारी साइंस एंड टेक डन। नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। साइंस एंड टेक को सिर्फ करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं बना सकते हम, इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ये भी पता है, करंट अफेयर्स भी पता है ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी पता है। ये एक करंट अफेयर सीमित सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हमको पता होना चाहिए, हमको इसको भी एक सब्जेक्ट ट्रीट करना है। आर्ट एंड कल्चर हम बहुत इग्नोर कर देते हैं इसको, तो है ना, नहीं कर सकते, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या पता आप जिस साल एग्जाम दो उसमें 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आ जाएं, तो फिर किसी और ने किया होगा। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये चीजें मैं भी मार्क करती थी, इसीलिए आई कैन रिलेट टू दिस, मैं भी करती थी ऐसे। लेकिन दिस अटेम्प्ट 2024 और 25 में, इन दोनों साल मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट या नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, हम सभी करेंगे, ठीक है? हमको सभी करने हैं, सब सब्जेक्ट्स, ये जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं सबको सब्जेक्ट्स की ही तरह ट्रीट करना है। इन्वायरमेंट भी बहुत ऐसे करते हैं बहुत लोग कि सिर्फ करंट अफेयर्स उसको कवर कर लेते हैं और बाकी इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स पे। अब क्लाइमेट चेंज है, वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पोल्यूशन है, बहुत वास्ट टॉपिक है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ करंट अफेयर्स से इन टॉपिक्स को हम कवर कर पाएंगे? सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं हो सकता ऐसे। वी हैव टू टेक दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो सीरियसली। इनको सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे नहीं छोड़ना, कॉन्सेप्ट्स करना है। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज वी डोंट नो कि अगले साल क्या आ जाएगा, है ना? इस बार तो लोग बात कर रहे हैं कि एथिक्स में से भी 2-3 क्वेश्चन है एग्जाम में, है ना? तो हम नहीं छोड़ सकते किसी भी चीज को सिर्फ इस पे, इसीलिए अडेप्ट करना जरूरी है। इस बार हमने पेपर देख लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, ये तो सिर्फ मेंस के टॉपिक्स होते थे, लेकिन सिलेबस के बाहर तो अब हम नहीं बोल सकते इसको। ऑल तो प्रीलिम्स के दायरे से बाहर है, मान लिया प्रीलिम्स में नहीं मेंशन्ड है, बट वी कैन नॉट क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रिपेयर होना है, अडेप्ट करना है। एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है ऐसा ही रहे या फिर चेंज हो जाए, तो हर सिनेरियो के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट समझा है, ठीक है? नो डाउट ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनका
इनको पहले पढ़ना जरूरी है क्योंकि इनके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट समझ आएगा, है ना। अब हम गवर्नेंस कैसे पढ़ेंगे अगर हमें पॉलिटी नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस। सोशल जस्टिस कैसे पढ़ेंगे, सोसाइटी कैसे पढ़ेंगे अगर ये सब की जानकारी नहीं है, तो एग्रीकल्चर कैसे पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री का कुछ बैकग्राउंड नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, है ना। तो ये जरूरी है फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही है मेन, बाकी भी है, ठीक है। अब ये देखो, दीज आर दोज क्वेश्चंस 2026 के प्रीलिम्स के। जैसे हम बात करते हैं ना कि हमको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी है, ये तो सब बोलते हैं कि इन डेप्थ समझो, इन डेप्थ समझो। कैसे समझे, ये होता क्या है इन डेप्थ और इसको करना कैसे है ना। अब देखो, ये एनबीएफसीज पे क्वेश्चन है। हम क्या करते, एनबीएफसीज के 5-6 फैक्ट्स देख लेते कि एनबीएफसीज कंपनी होती है, कब बनी थी, एग्जाम्पल्स देख लिए, क्रेडिट एक्सेप्ट करती है या नहीं, क्रेडिट देती है या नहीं, किसको देती है, एसएलआर सीएसआर इनमें होता है या नहीं, ये सब हमने कर लिया। एनबीएफसीज के बारे में फैक्ट्स रट लिए, खत्म कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट हम कैसे करेंगे अगर हमको कॉन्सेप्चुअली नहीं पता कि ये इनका एनबीएफसीज का काम क्या है, फंक्शन, ये होती क्या है, व्हाट, बनी क्यों थी, वाई मेड, ऐसी बातें क्लियर करनी है हमको। सिमिलरली क्राउडिंग आउट इफेक्ट फिस्कल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। अब ये सभी स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स नहीं है, हमको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि ये होता क्या है और होता कब है। अगर यही नहीं पता कि इन्फ्लेशन के बाद ग्रोथ का क्या होता है, जीडीपी का क्या होता है, जो हमारी कंट्री में एफडीआई आता है, एफआईआई आता है, क्रेडिट आता है, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनका क्या होता है, तो उससे पहले तो ये समझ में ही नहीं आएगा। डायरेक्टली तो हम इस मुद्दे पे पहुंच ही नहीं सकते, एक साइकिल है जिसके बाद ये पता चलेगा कि ये क्या होता है। इसीलिए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो ये पता चल गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हाँ, पेनिनसुलर ब्लॉक का फीचर्स। आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, सिर्फ फैक्ट्स के थ्रू इसको आंसर करने की कोशिश करना। आई डोंट थिंक सही आंसर पे पहुंच पाएंगे सिर्फ फैक्ट से, सिर्फ मगिंग अप करने से कि पेनिनसुलर इंडिया में क्या चीजें हैं, ठीक है। ये आपका काम है, आप इसको देखोगे, पढ़ोगे, ठीक है। अब ये करनी कैसे है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हाउ। देखो, कोई क्वेश्चन पढ़ो, कोई टॉपिक पढ़ो, तो उस टॉपिक को ये देखो, हम एक टॉपिक ही ले लेते हैं, मान लो टॉपिक है रेपो रेट, ठीक है। मैं रेपो रेट पढ़ाऊंगी नहीं बिकॉज मैं इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। व्हाट, ये तो चाहिए ही, लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड ऑफ व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, ये समझना है। बैंक्स को लोन चाहिए था, बैंक्स के पास भी पैसे कम हो सकते हैं, इसीलिए रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आया। ये कैसे, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है, कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये बढ़ती है तो क्या होता है, अगर ये बढ़ती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन का, बिजनेसेस का, मनी का, है ना, ग्रोथ। अगर ये कम होती है तो क्या होता है, अगर ये कम हो रही है तो क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। इस तरीके से एक पूरा अपना चार्ट करना है कि रेपो रेट है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं याद करनी मुझे ये देखना है कि इसके घटने बढ़ने से क्या होगा, ये आया ही क्यों था, रेपो रेट इंट्रोड्यूस ही क्यों किया आरबीआई ने, इसके बिना क्या काम नहीं चल सकता था। बैंक रेट होता है,
और भी बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट मैनर में, एक माइंड मैप मैनर में, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के कि है क्या, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर ये घट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इसको बढ़ा कौन सकता है, क्यों बढ़ाते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, ये सब बताओ। आपको खुद क्यूरियोसिटी हो, खुद आप क्वेश्चन पूछो, है ना। ओके, मैंने क्या किया था, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब मैंने प्रिपेयर किया था 2019 में कह लो या 2020 में कह लो, जब मैंने प्रिपेयर किया था, मेरा क्या आइडिया था, रेपो रेट मैं वॉट पे चली जाऊं, ये क्या होता है, और ये बढ़ती है और कम होती है तो क्या होता है, इतना सा और खत्म हो गया। बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट ऐसे हो जाता है, घटती है तो इंटरेस्ट रेट ऐसे हो जाता है। वन वर्ड में टॉपिक खत्म, एक डेफिनेशन, टॉपिक खत्म। नहीं होता ऐसे टॉपिक खत्म, क्योंकि अब जब रेपो रेट को लिंक करके इन्फ्लेशन के बारे में पूछेंगे, जब रेपो रेट को लिंक करके ग्रोथ, जीडीपी, इनके बारे में पूछेंगे, बिजनेसेस का क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे, बैंक्स लोन सस्ते देगा या महंगे देगा, मुझे पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। एग्जाम में बैठ के तो मेरे को नया आइडिया लगेगा सिर्फ एक डेफिनेशन पता होने से। ये काम करना होता है इसीलिए, ठीक है। अब क्या है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो गई, एनालाइज कर लिया आपने टॉपिक को, उसके बाद इस नॉलेज को हम यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हम सिर्फ फैक्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इस नॉलेज को यूज करना है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब उसको यूज करना है क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। मेंस में भी यूज होंगे, प्रीलिम्स में भी यूज होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स भी एनालिसिस है, फैक्ट बेस्ड नहीं है, और मेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम डे, एग्जाम डे पे जो हमारा मेंटल एनर्जी होती है, जो हमारा मेंटल एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि एग्जाम डे को स्टिमुलेट करते हैं, 9 से 11 बजे के बीच में पेपर देते हैं, ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम डे को रेप्लिकेट करना वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना। इट इज डिफरेंट, इट इज डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, एक वैसा ही सिनेरियो क्रिएट करना, क्योंकि एग्जाम के साथ स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, हमने मेहनत की है, उसका रिजल्ट आएगा इसी एग्जाम की वजह से, जो हम टिक मार्क करके आएंगे उसकी वजह से। तो जो उसकी वजह से जो आउटकम होगा वो उसके साथ इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हम मॉक पेपर्स के थ्रू। हम ट्राई कर सकते हैं बट फुली नहीं कर सकते, है ना। इस दिन माइंडसेट, अब मैं ऐसे बोलूँ माइंडसेट, पैनिक नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, ये तो आपको भी पता था, है ना, कि शांत रहना है। अब इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कैसे काम और कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं, हाउ, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने, आपकी स्ट्रैटेजी पे आपको पहले से ही भरोसा है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एग्जाम के पहले से ही शुरू हो जाती है। अब आपको एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, जब आप एग्जाम से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके चल रहे हो, जब आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया है, जब आपने कुछ भी इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट मार्क नहीं किया, आपके हिसाब से आपने हर सब्जेक्ट को पूरा किया है, आपने रिवीजन अच्छे से की है सारी। अब आप 5 टाइम्स अगर एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाओगे, बहुत एक्टिवली करके जाओगे, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि इससे ज़्यादा कोई क्या पढ़ेगा। आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आप प्रैक्टिस करके जाओगे, एमसीक्यूज भी, मॉक पेपर्स भी, तो ऑलरेडी एग्जाम वाले दिन आपको ऐसे लगेगा कि इतना सारा तो प्रैक्टिस कर लिया, इतनी सारी रिवीजन हो चुकी है, अब बचा तो कुछ नहीं। अब अगर कुछ नहीं आता होगा पेपर में तो कोई बात नहीं, वो सबके लिए बराबर होगा। एटलीस्ट आप कोई ऐसा बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि आपने इतनी रिवीजन की है, आपने इतनी प्रैक्टिस की है। तो अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसको हैंडल करोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे उसको, तो वो सबके लिए बराबर है, शायद सब नहीं कर पा रहे,
ठीक है, ये कॉन्फिडेंस एकदम से सिर्फ एग्जाम वाले दिन क्रिएट करना आउट ऑफ नोवेयर बहुत डिफिकल्ट है ना। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की शुरुआत पहले से ही हो जाती है। 5-6 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, लगातार तैयारी कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ब्रश अप करते जा रहे हो, टॉपिक्स अच्छे से कर रहे हो, क्लैरिटी है आपको, ये आ जाता है। फिर अगर ये सब कर लिया है, फिर एटीट्यूड की बात है। फिर भी अगर आप डर रहे हो तो आपको खुद को समझाना है कि नहीं, ये सब कर लिया, इसके बियॉन्ड नहीं जाता कोई भी, अब ठीक है सब। फिर आपको खुद को समझाना है, यू हैव टू हैंडल योरसेल्फ उसके बाद। ठीक है, ये हमने देखा है ना, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये कॉन्फिडेंस कैसे उस 4-5 महीने के कलेक्टिव एफर्ट से आएगा, आपके उस एटीट्यूड से आएगा जो आपने इतने लंबे समय तक सस्टेन किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि वो तो बात हो गई डीलिंग विद फेलियर्स, डीलिंग विद सक्सेस, वो अलग बात हो गई। प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे कि अभी 2026 है और मोस्ट ऑफ यू आपको एग्जाम देना है 28-29 में, है ना, तो ये एक काफ़ी लंबा फेज है। तो इस फेज के बीच में भी कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा कि सब अच्छा जा रहा है, कभी कभी नहीं अच्छा लगेगा, यू विल फील कि बहुत हेक्टिक है, नहीं हो पा रहा, कोप अप नहीं हो पा रहा, कॉलेज भी कर रहे हैं, एग्जाम भी कर रहे हैं और भी चीज़ें सोचनी है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो एज स्टूडेंट्स हम सोचते हैं विच आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, है ना। तो ये भी एक लंबा फेज है। इस दौरान अप्स एंड डाउन्स को कैसे टैकल करना है, देखो ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं। नाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू टेल अगेन एंड अगेन कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है ना, ये तो है ही, लेकिन ये मेंटेन करना भी एक टास्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है। आप जैसे ऐसे बोलते हैं कि 21 डेज तक कोई हैबिट करते रहो तो वो 21 डेज तक किसी चीज़ को करते रहो तो वो हैबिट बन जाती है, तो उसको डिफिकल्ट है सस्टेन करना, उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना डिफिकल्ट है। तो ऐसा है कि इन ड्यूरिंग दिस 2.5 to 3 years कुछ होंगे बैड डेज जहाँ पे नहीं समझ आएगा कि कैसे हैंडल करें, कैसे पढ़ाई करें, हमें नहीं समझ आ रहा, शायद स्ट्रैटेजी क्या पता ठीक ना हो, क्या पता गाइडेंस की कमी की वजह से हम कहीं रह ना जाए, क्या पता हम सही बुक्स ना पढ़ रहे हो सकता है ना ऐसे। डिस्पाइट दैट अगर हम मेंटेन करें कि चलो कोई बात, हैंडल कर लेंगे, लेकिन आज 5-6 घंटे तो पढ़ेंगे ही फिर भी। इवन ऑन बैड डेज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट एटीट्यूड कि हम अपने टेबल चेयर पे जाके बैठें और पढ़ाई करें। डिफिकल्ट है, लेकिन डिस्पाइट दैट आउटपुट कम आएगा, नो डाउट, क्योंकि हम एक बहुत ही पीसफुल माइंड से नहीं पढ़ रहे हैं, आउटपुट कम आएगा, लेकिन कोशिश तो करनी है, उसको नहीं छोड़ना। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कुछ दिन हम इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, 5-6 घंटे में हम इतने सारे काम कर लेते हैं, कुछ दिन ऐसे होता है कि हम 5-6 घंटे से 2 ही 3 चैप्टर्स को लेके बैठे हैं, नहीं हो रहा, इट इज़ नॉर्मल, यू विल लर्न टू डील विद इट बाय टाइम। इसका कोई एक तरीका नहीं होता जो मैं बता दूं कि ये एक तरीका है, ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ये आप खुद सीखते हो, आप अपने आप को खुद ही अपने स्ट्रेटजीज में चेंज लेके आते हो, आप अपने पढ़ने की लोकेशन चेंज करते हो, या फिर आप अपने डिजिटल की जगह पेन पेपर पे पढ़ने लग जाते हो, या फिर आप सॉन्ग्स चलाते हो, वॉक पे चले जाते हो, 1-2 घंटे हॉबी परस्यू कर लेते हो, फ्रेंड से मिल लेते हो। तो ये सबके अपने तरीके होते हैं इन फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने के, राइट। और एग्जाम के बाद बाय चांस, अगेन आई डोंट लाइक सेइंग दिस क्योंकि ये चीज़ें बाद में डील करने की होती हैं, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना होता है, बिकॉज एकदम से फॉर मी, मैं भी सोच के रखती थी कि ठीक है एग्जाम तक तो मैं दे रही हूँ, उसके टाइम पे आई विल नॉट थिंक अबाउट कि अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, लेट्स से 2025 में मुझे पेपर देना था, तो मैंने सितंबर अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 2024 के सितंबर अक्टूबर में प्रिपरेशन मैंने
पूरे तरीके से स्टार्ट कर दी थी। तो उस फर्स्ट डे पे मैंने सोचा ही होगा ऑब्वियसली कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस, बट इन केस अगर समथिंग गोज रॉन्ग तो मैं ये करूँगी, है ना। मैं लेट्स से मैंने अपना प्लान भी सोचा हुआ है कि मैं ये करूँगी, फिर उसके बाद तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है अब मेरा काम है सिर्फ प्रिपेयर करने का। बार बार एवरी थर्ड डे मैं ये नहीं सोच रही हूँ, अदरवाइज वो मेरे अंदर नेगेटिविटी लेके आएगा, है ना। लेकिन एक बार तो पक्का सोचा है मैंने कि इन केस समथिंग गोज रॉन्ग आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, है ना। तो अगर कोई भी फेज पे ऐसा होता है, लेट्स से प्रीलिम्स में ही हो गया या फिर मेंस में हो गया और पर्सनालिटी टेस्ट के बाद हो गया, तो अगेन पूरा साइकिल रिपीट करो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें बट इट इज़ डिफिकल्ट, है ना। तो अपने आप को वापस लेके आना है हर फेज से। वी हैव टू कलेक्ट आवर सेल्फ, गैदर आवर सेल्फ वर्थ अगेन एंड bring ourselves back in a even stronger way। तो ऐसे ठीक है। इन केस बाय चांस ऐसा हो, हैंडल देम विद ग्रेस, ब्रिंग योर वर्थ बैक, डू नॉट लेट इट गो बिकॉज ऑफ अ एग्जाम। एट द एंड ऑफ द डे ये एक एग्जाम है, वी नो, वी आर वेरी सर्टेन कि हमने इतनी मेहनत की है, तो हम चाहते हैं ऑब्वियसली कि ऐसा हो, बट ऐसा होता है तो फिर से अपने आप को कलेक्ट करो और ज़्यादा मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी, वॉट एवर डाउट यू हैव रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, या फिर अच्छा मेरे को somebody approached me इंस्टाग्राम पे, मुझे नाम याद नहीं है, they were talking about कि वो कॉलेज डिस्टेंस से करे या फिर रेगुलर करे, है ना, डिस्टेंस से करे या रेगुलर करे। तो मैंने बात किया था कि आई टॉक अबाउट दिस इन द एग्जाम। देखो मेरे ख्याल से कॉलेज रेगुलर आप कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि आप डिस्टेंस से करोगे तो आप प्रिपरेशन करोगे, घर बैठ के प्रिपरेशन करोगे या लाइब्रेरी जाके प्रिपरेशन करोगे, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है फॉर दैट, 2 to 3 years। लिथार्जी भी आ जाती है। आप कॉलेज आते हो तो यू हैव एक्सपोजर, यू लर्न फ्रॉम इट, एग्जाम्स होता है, आप फ्रेंड्स से मिलते हो, आप एक्टिविटीज़ करते हो, कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो टैलेंट हंट में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में, तो फ़र्क पड़ता है। तो रेगुलर करना बेटर है, लेकिन इन केस आप डिस्टेंस से भी कर रहे हो तो ऑलवेज हैव अ फ्रेंड सर्कल, एक ऐसा ग्रुप जो आपके सिमिलर है, जो मे बी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप उनसे डिस्कस कर सको। एक बहुत आइसोलेशन में तैयारी मत करो, क्योंकि 2-3 साल का टाइम है और इतने आइसोलेशन में अपने आप को रखना बहुत टैक्सिंग है। अल्टीमेटली यू बिकम ए सोशल और डिफिकल्ट हो जाता है टू मैनेज दैट, है ना। तो मेरे हिसाब से रेगुलर इज बेटर, बट अगर आप डिस्टेंस से भी कर रहे हो तो भी ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है। हैव अ फ्रेंड सर्कल इन दैट केस, ठीक है। हाँ जी, अच्छा इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। देखो मेरा इंटरव्यू वॉज ऑन दी थर्ड डे ऑफ, वो तीसरे दिन जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो इट वॉज ऑन 10th December, और इंटरव्यू वाले दिन हम रोलपुर हाउस के बाहर वेट करते हैं। एंट्री होने से ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले जाते हैं वहाँ पे। वेट करने के बाद हमारे वो डॉक्यूमेंट्स, जो हमें एडमिट कार्ड मिलता है इंटरव्यू के लिए, वो मिलता है। उसके बाद हम अंदर जाते हैं तो हमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल काइंड ऑफ में बिठाया जाता है, इन ग्रुप्स में बिठाया जाता है। जैसे यहाँ पे इस टेबल पे 6 लोग बैठे हैं, एक और टेबल पे देयर आर 6 people सिटिंग। तो उस दिन एज फार एज आई रिमेम्बर शायद से 23 या 24 लोगों का इंटरव्यू था मेरे वाली शिफ्ट में। 2 शिफ्ट्स में इंटरव्यू होता है, एक मॉर्निंग में और एक फोरनून में। तो माइन वॉज इन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में आई गेस ऐसे 23-25 ऐसे थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो एक टेबल पे हमें बिठाया जाता है और ये टेबल्स ऐसे होती हैं कि
ये टेबल के मेंबर्स का इंटरव्यू एक बोर्ड के पास होगा, इनका एक बोर्ड के पास होगा, दूसरी टेबल का एक बोर्ड के पास होगा। तो माई बोर्ड वॉज बीबी स्वेंसर्स बोर्ड और आई थिंक द सेकेंड लास्ट टू गो। मैं जैसे ही मेरा इंटरव्यू आया है, थोड़ा सा डर तो सबको लगता है कि इट इज़ लाइक फेस टू फेस, हम 5 इतने एस्टीम्ड मेंबर्स के सामने, दे विल बी आस्किंग अस क्वेश्चंस एंड वी हैव टू डिलीवर, हमें अपना बेस्ट करना है उस दिन। ऑब्वियसली ये सब नर्वस और ये सब होता ही है सबको, बट वंस यू एंटर बहुत ही कंफर्टेबल माहौल होता है। हमसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने डैफ से पूछे जाते हैं, कुछ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं या फिर कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मेरे केस में मुझसे क्लाइमेट चेंज के बारे में 2 बोर्ड मेंबर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि मेरी पीएचडी, जो मैं पीएचडी कर रही हूँ, जो मैंने ऑब्वियसली डैफ में मेंशन की थी, दैट इज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मेरे से इसके बारे में पूछा गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे। फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में पूछा गया था। आई वॉज ऑल्सो आस्क्ड अबाउट, आई गेस उस टाइम पे कुछ इंटरनेशनल वॉर या कुछ, तो देयर वाज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो। फिर इसके अलावा सिचुएशनल क्वेश्चन भी था कि अबाउट कि मैं ड्रग अब्यूज़ को कैसे हैंडल करूँगी, या फिर फीमेल फिटिसाइड को हैंडल करने के लिए, कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस थे। इंटरव्यू करीब 30 to 40 मिनट्स का तो पक्का था। आई कुड नॉट ट्रैक टाइम, लेकिन जितना मैंने एक रफ टाइम देखा था कॉन्फ्रेंस हॉल से वहाँ तक जाने में एंड द वेटिंग टाइम उसको हटा के, इंटरव्यू ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लॉन्ग था। एंड देयर वर 5 मेंबर्स, वन ऑफ देम वाज फीमेल और आई स्कोर्ड 160 मार्क्स, जो कि काफ़ी कम है। आई डिड नॉट इंट्रोस्पेक्ट इसके बारे में, क्योंकि मुझे फिर से एग्ज़ाम नहीं देना। ये स्कोर तो इस हिसाब से इस साल बहुत हाई स्कोर्स आए हैं सबके, तो उसके हिसाब से तो ये कम है, बट वॉट एवर आई एम हियर, तो आई शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। तो इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया है। ऑल्दो इंटरव्यू वेंट स्मूथ, वो बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि वहाँ पे हर एक के लिए कंफर्टेबल माहौल बनाया जाता है, तो वहाँ पे कोई डर या टेंशन वाली बात आती नहीं है हॉल में एंटर करने के बाद। पैनलिस्ट के नाम नहीं पता, आई ओनली नो द नेम ऑफ चेयरमैन सर, वो थे बीबी स्वैन सर। अच्छा, अब आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। मैं ऊपर चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या है, बट मैं बहुत ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगी। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, माई नेम इज, वैसे इट इज आई थिंक द 8th क्लास, और मैंने शायद अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा पहली क्लास में। माई नेम इज दिव्या गिलावत, आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। My rank is 182 in CSE 2025 and currently I am pursuing PhD from Delhi School of Economics, University of Delhi. Climate change में PhD कर रही हूँ, जो अभी कुछ 2-3 महीने में ख़त्म होने वाली है। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बैच को ट्रेनिंग अगस्त एंड के आसपास आएगी। ठीक है। अच्छा बोर्ड, एकेडमिक बैकग्राउंड यूपीएससी इंटरव्यू में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है? आई गेस हो सकता है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं अपने थ्रू आउट योर करियर, वो आप डैफ में रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप तो डैफ से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अगर आप डैफ में कुछ ऐसे कीवर्ड्स नहीं डालते जिसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, तो आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ही हैफेजर्ड रैंडम चला जाता है। एटलीस्ट अगर आप डैफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालते हो, जैसे मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस किए थे, मेरे कुछ पेपर्स थे, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, तो वो एक अट्रैक्शन बन जाता है कि हम इस चीज़ के बारे में बात करें, इस चीज़ के बारे में पूछें। जैसे अगर मैंने लिखा है कि मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, तो मुझे उसके बारे में पूछा गया था कि क्या आउटकम्स थे, आपका पीएचडी क्या है। अगर मैं पीएचडी मेंशन ही नहीं करती
तो फिर बहुत रैंडम हो जाता ना, इसीलिए। तो हेल्प तो करता है डैफ को अच्छा करने में। आप तो कोई आप ऐसे ऑनलाइन भी कुछ कोर्सेज कर सकते हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये आपको हेल्प करेगा इन दैट सेंस, आप कर सकते हो, ये नो हार्म इन दैट। कॉलेज और यूपीएससी प्रिपरेशन, ये आई गेस हमारी इसके बारे में क्लास हुई थी कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया था जो यूट्यूब पे है, रिसेंटली इट वाज अपलोडेड, आई थिंक 2 या 3 वीक्स पहले ही अपलोड हुआ है वो। तो आप वो भी देख सकते हो कि कॉलेज और यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, तो आप देख सकते हो उसको। आई विल गेट आईपीएस। कम्युनिकेशन स्किल्स, शगुन, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, अब देखो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो आप कम्युनिकेट ज़्यादा से ज़्यादा करो। जैसे आप बोल बोल के पढ़ाई कर सकते हो, है ना। अभी ऐसे लगता है कि ऐसे कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, लेकिन आपकी वोकैबुलरी, यूज ऑफ वर्ड्स, बोलने का तरीका, टोन मॉड्यूलेशन, ये सब उससे धीरे धीरे आपको उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप फ्रेंड से बात करो, आप एक सामने कैमरा लगा के, फ्रंट कैमरा लगा के आप बात कर सकते हो, तो उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो सकते हैं। आप रीडिंग कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग, आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हो खुद के साथ ही, यू कैन डू इट, है ना। बहुत सारी ऐप्स होती हैं, मैंने बनाया था पॉडकास्ट थ्रू सम ऐप, जो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट ऐप अभी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या इवन खुद के साथ भी बात करते हो, ये सब बना सकते हो। तो स्किल्स इंप्रूव देखो, अगर आपको लेट्स से आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो आंसर राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप आंसर्स लिखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, बातें करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी, माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी। मोहित, हाउ टू जनरेट थिंकिंग एबिलिटी। देखो, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, अगर हम उसको रटते हैं, रोट लर्निंग, तो हमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ जो फैक्ट्स थे वो इकट्ठा किए और खत्म कर दिया, है ना। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो हम उनको रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। अगर हमने उसको कंसेप्चुअली बेसिक से पढ़ा है तो हम उसको और चीज़ों में रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वेस्टर्न घाट्स के जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, और जो हिमालयाज के रॉक्स होते हैं वो सॉफ्टर होते हैं कंपैरेटिवली। तो इसीलिए अब हमने ना, जब हम लैंडस्लाइड्स पढ़ेंगे तो हम ये एक पार्ट पढ़ते हैं कि हिमालयाज में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आती हैं, पेनिनसुलर माउंटेन्स में यहाँ पे कम लैंडस्लाइड्स आती हैं। तो अब हम रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये हार्ड रॉक्स हैं, इसीलिए यहाँ लैंडस्लाइड्स कम आती हैं। ये सॉफ्टर हैं, ये जल्दी टूट जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आती हैं। तो हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट से किया, अब यही दोनों स्टेटमेंट हम रट लेते तो हम भूल जाते इस बात को कि कहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड थी, कहाँ पे कम थी, क्योंकि हमने रटा है। हमने ये रट लिया कि हिमालयाज में ज़्यादा है, एग्ज़ाम वाले दिन हम भूल गए मान लो कि कहाँ पे ज़्यादा थी, तो हमने उसको रिलेट कर लिया अपनी समझ से कि जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होंगी वहीं पे तो ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आएगी। तो ये तरीका होता है थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने का। मीडियम ऑफ इंटरव्यू मेरा इंग्लिश था। देखो ऑप्शनल ना, बहुत लोगों ने पूछा है इज लॉ ऑप्शनल गुड, फिलोसफी ऑप्शनल अच्छा है क्या।
ऑप्शनल, अब ये मैं नहीं बता सकती कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो ज्योग्राफी लिया था, मैं तो सबको बोलूंगी ज्योग्राफी ले लो, बट सब नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग हैं। हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स में दिक्कत होती थी और मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले लेती तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ऐसे ही अगर आप लोग जिस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो उसको ऑप्शनल लो, क्योंकि जीएस में हम सब्जेक्ट्स को जिस डेप्थ के साथ पढ़ते हैं उससे ज़्यादा डेप्थ, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और उससे ज़्यादा टाइम हम डिवोट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो इसीलिए लॉ चूज करना है या फिलोसफी या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी, ये मैं नहीं डिक्टेट कर सकती आपको, और किसी और को भी आप मत पूछो। आस्क योरसेल्फ। आपको अपना, जैसे मेरी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। लेकिन इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में, डिस्पाइट ये मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थे, मुझे ये पता था कि मैं ऑप्शनल जितना इनको नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन तो शुरू कर दी थी बिफोर माई ग्रेजुएशन एंडेड। तो इतना मुझे समझ आ गया था जीएस पढ़ने के बाद कि ज्योग्राफी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इसको मैं और ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा इसको एडवांस लेवल पे पढ़ सकती हूँ, है ना। अगर मैं केमिस्ट्री ले लेती तो मैं तो नहीं पढ़ पाती, है ना। तो इसीलिए अपना ऑप्शनल चूज करो अपने कंफर्ट के हिसाब से। आस्क योरसेल्फ किस ऑप्शनल में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। इंटरव्यू, यूट्यूब पे इंटरव्यू नहीं आता, देयर आर नो रिकॉर्डिंग्स। मॉक इंटरव्यू होगा। स्टडी रूटीन, ओके, मैं बता सकती हूँ, आप रेफरेंस ले सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 4:30 और 5 AM के बीच में उठ जाती थी, और आफ्टर हैविंग अ कॉफ़ी और थोड़ा सा उठ के पानी पीना, लिटिल वॉक विद इन द हाउस के बाद ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास में पढ़ने बैठ जाती थी। एंड देन आई वुड रीड एट द स्ट्रेच करीब 8:30 तक। उसके बाद आई वुड टेक अ ब्रेक, थोड़ा बहुत खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, एंड देन अगेन अराउंड 10 से लेके 2 o'clock तक एक लंबे स्ट्रेच तक मैं पढ़ाई करती थी। देन इट वॉज लंच टाइम, 3 बजे से लेके फिर लाइक 5 o'clock तक। एंड शाम को थोड़ा बहुत आई वुड मेक श्योर दैट आई वॉक और आई टॉक, है ना, मैं बातें कर रही हूँ विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, कुछ 1-1.5 घंटा के लिए। एंड देन लेट्स से 6:30 या 7 के आसपास आई एम अगेन रीडिंग फॉर 2 hours 9:30 तक। एंड देन आई वुड स्लीप, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो मोटा मोटा ये रूटीन रहता था। सुबह के टाइम में मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट करती थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स कर लिया, पॉलिटी कर लिया, जो पढ़ने में थोड़े से, ज्योग्राफी मान लो मैं इस टाइम में भी पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर मैं इस टाइम में इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा फन और ज़्यादा अटेंशन ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ऐसे सब्जेक्ट्स में रहता था। इस टाइम पे थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो मुझे पढ़ने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, वो मैं सुबह के टाइम में विद दैट फ्रेश माइंड वो पढ़ती थी। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, हो सकता है पेपर इंग्लिश मीडियम में और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया जा सकता है। आप फॉर्म भरते हुए अपनी प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। प्रीलिम्स के टाइम पे आई वुड रीड फॉर 8 to 9 hours। प्रीलिम्स से अगर मैं जनवरी से मई के बीच की बात करूँ तो इट वाज 8 to 9 hours। हम मेंस के टाइम में टाइम कम होता था, तो
इट वॉज 10+, ठीक है। ओपन डाउट, डाउट सेक्शन तो ओपन ही है आई गेस, यू कैन कमेंट योर डाउट, आपने किया तो है। अच्छा, आयुष, आई डू नॉट हैव अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप डाउट्स पूछ सको। मेरे पास नहीं है, आई हैव नॉट मेड अ टेलीग्राम चैनल। अगर मैं बनाती हूँ तो थ्रू सम मीडियम में बता दूंगी। आपको अच्छा, शेड्यूल में ना हमारी एक अलग से क्लास हुई थी रिगार्डिंग शेड्यूल, जहाँ पे हमने डिटेल में बात किया था, तो आप उस क्लास को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमने मंथली शेड्यूल कैसे बनाना है, फिर वीकली कैसे बनाना है, और फिर डेली कैसे बनाना है, उसका हमने डिटेल में बात किया है। तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके। मिस्टेक्स के बारे में भी मैं बताया है, मैंने बताया है मिस्टेक्स के बारे में। माय इंस्टाग्राम आईडी दिव्या गहलावत के नाम से ही है, आप पूछ सकते हो वहां पे डाउट। इट इज दिव्या गहलावत। दीपिका, मैं तो एमडीयू की स्टूडेंट हूँ। इट इज अ गुड कोर्स ऑब्वियसली। आंसर राइटिंग, हमारी 2 क्लासेस थी आंसर राइटिंग के बारे में। एक आंसर राइटिंग का इन जनरल क्लास था, और एक एसेज और एथिक्स की क्लास थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसको शुरुआत करनी है आंसर राइटिंग की, किस तरीके से अप्रोच करनी है। एक बार तो आप वो देख लो। एंड रिगार्डिंग डिफिकल्ट होती है या नहीं, एक बार पेस पकड़ना डिफिकल्ट है, उसके बाद आप जब सीख जाओगे तब डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिर वो ग्रोथ एंड लर्निंग वाली बात है। अभी कितना सेल्फ स्टडी करना है? अभी आप कॉलेज गोइंग हो, राइट? तो आपको अपने ना रूटीन के हिसाब से सोचनी पड़ेगी ये बात, कि आपका कॉलेज कितने टाइम का है, आपको कॉलेज में कितना काम मिलता है, आपको प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स ये कितनी मिलती हैं, आपको उसके हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। बट ऑन एन एवरेज, जैसे आपको लेट्स से 2028 में एग्जाम देना है, तो अभी अगर आप 4 to 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी दे पा रहे हो, 4 आवर्स मिनिमम दे पा रहे हो, तो गुड, वेरी गुड, ठीक है। स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया है ना, हमने आई गेस फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही प्रियंका स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था। तो डू गो एंड वॉच दैट लेक्चर, डिटेल में डिस्कस किया था। स्टार्टिंग डेज में कैसे एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको करना है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी, और कुछ 1-2 वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट व्हेन यू स्टार्ट विद सिलेबस, कुछ पीवाईक्यूज देखने से स्टार्ट करो, ताकि एक आइडिया हो कि किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, कितनी डेप्थ में पढ़ाई करनी है, और फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, बेसिक से, ताकि एडवांस बुक्स पढ़ने में आसानी हो, और बाकी आपको क्लास में पढ़ाया ही जाएगा, तो वहां पे आपको और हेल्प मिलती जाएगी। नंदिनी, विच आंसर? आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दो।
फॉर 2029 3 to 4 आवर्स अभी के लिए, जब आप कॉलेज साथ जा रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, सैटरडे संडे आप 6 to 7 आवर्स दे दो, है ना। फिर 2029 में आपको पेपर देना है, तो 2028 ऑलमोस्ट 1 साल के टाइम पीरियड में डू मेक श्योर कि आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो, 8 घंटे 9 घंटे, है ना, वो ज़रूरी है। अच्छा, वो कमेंट मेरा मिस हो गया। somebody was asking they are इग्नू स्टूडेंट, क्या वो क्रैक कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये मैटर ही नहीं करता आप कहाँ के स्टूडेंट हो, कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल कर सकते हो क्रैक। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट एंड हार्ड एंड राइट डायरेक्शन, राइट स्ट्रैटेजी, कर सकते हो बिल्कुल। क्लास नोट्स क्लास के साथ बनाने हैं। क्लास सिर्फ बैठ के सुनने के लिए नहीं होती, क्लास साथ में नोट्स बनाने के लिए होती है, ठीक है। चलो, पटेल ऋत्विक से बस, ठीक है। सो आई गेस सबके डाउट्स खत्म हो गए। हाँ, हाउ वुड आई कंट्रोल ड्रग अब्यूज? अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते। आई गेव 3-4 स्ट्रैटेजीज जो हम कर सकते हैं। ड्रग पैडलर्स को ट्रैक कर सकते हैं, यूथ में अवेयरनेस ला सकते हैं, इस तरीके की 3-4 स्ट्रैटेजीज बताई थी मैंने। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यहाँ पे आप मुझे पूछ लेना। दिस इज द आईडी, ओके। चलो, अगर अभी आई विल गिव 2 minutes, अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम क्लास एंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीति सेज मैम इतना होप है, फैमिली का होप होता है, आपका भी होप होता है, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यू ऑल्सो होप फॉर थिंग्स टू अपीयर द वे यू आर, वॉट यू डिजायर वो फुलफिल हो जाए, ऑब्वियसली होता है। लेकिन इस होप को प्रेशर नहीं लेना। थोड़ा सा प्रेशर इज गुड ऑल्सो, लेकिन उतना नहीं लेना कि वो आपको डिस्टर्ब करे। चलो, आई गेस दिस इज इट, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, वर्क हार्ड एंड सी यू सम अदर टाइम। इस कोर्स की तो ये लास्ट क्लास है। आप अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, वीडियोस देखो। आई होप आपने सीखा हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट इन डिलीवरिंग, जो मेरी गलतियां थी वो बताने में, जो मैंने किया था वो बताने में, किस तरीके की स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई हैव बीन एज ऑनेस्ट एज आई कुड बी, ठीक है। तो बाकी थैंक you very much, and it was very nice experience for me also to do this. Thank you. Bye bye.